हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ ऑनलाइन। तो पिछला क्लास में पार्ट 4 तक हमने पढ़ाया था, जो कि पॉलिनेशन पूरा ख़त्म हो गया था। तो आज पढ़ाएंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारी बातें समझ में आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम है बायोलॉजी का फिक्र नहीं। बायोलॉजी का फिक्र नहीं। तो यहाँ से आज पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस में। Majority of flowering plant produce hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower। देखिए, hermaphrodite मीन्स होता है बाइसेक्सुअल। hermaphrodite मीन्स बाइसेक्सुअल, समझे? तो बोल रहा है मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower। जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसके कारण वो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर पर डिपेंड नहीं होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसके कारण कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिससे 3 या 4 5 जनरेशन के बाद उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें उतना ज़्यादा विभिन्नताएँ या उतना ज़्यादा जो वेरिएशन है नहीं आता है, और वो न्यू इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं हो पाता है। ओके। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। पॉलिनेशन एंड flowering plant have developed many devices to discourage self pollination and encourage cross pollination। फ्लावरिंग प्लांट है के पास बहुत सारे डिवाइसेस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर देगा और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर देगा। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देगा और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of pollen. In some other species, the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy। देखें, किसी भी फ्लावर को, किसी भी प्लांट को ऑटोगेमी होने के लिए उसमें स्टिग्मा और एंथर को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा और ज़्यादा दूर में नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही दूर में एक ही साथ होना चाहिए, जैसे और सेल्फ पॉलिनेशन का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। पिछला क्लास में बताए थे तो कि फ्लावर को लाइज बिटवीन सम डिस्टेंस होना चाहिए, लिटिल डिस्टेंस। The third devices to prevent inbreeding is self-incompatibility। This is a genetic mechanism and prevents self pollination from the same flower or other flower to the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। Another device to prevent self pollination is the production of a unisexual flower
if both male and female flower are present on the same plant, such as a castor and maize monoecious. बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट को मोनोसियस भी कहा जाता है। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट को मोनोसियस भी कहा जाता है। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस, मोनोसियस माने एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों होता है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, इसलिए मोनोसियस कहा। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी इन सेवरल स्पीसीज। जिटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, आप अपने से बताइए, फिर हम बता रहे हैं। जिटोनोगैमी की मतलब होता है वैसा पॉलिनेशन जिसमें एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं जिटोनोगैमी, ठीक है। और ऑटोगैमी में एक फ्लावर के, एक ही फ्लावर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर जब पॉलन आता है तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। और जीनोगैमी में एक प्लांट दूसरे प्लांट पे, एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाता है तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी। ओके, आई होप you have remembered this. In several species such as papaya, male and female flower are present on different plants. That is each plant is either male or female dioic. This condition prevents both autogamy and जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी भी एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन ही है। इसका जो फंक्शन है ये लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, बट जो जेनेटिकली दिस इज द ऑटोगैमी। pollen pistil interaction। Pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen, or of the same species as the stigma. Often pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, if it is cell incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of right type or compatible or of the wrong type incompatible। देखिए, पॉलिनेशन जो है गारंटी नहीं लेता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे कंपैटिबल पॉलन ट्रांसफ़र होगा या इनकम्पैटिबल पॉलन ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये जो है बायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंट से ट्रांसफ़र होता है। किसी को कोई पता नहीं है कि मतलब जो भी बर्ड है, इंसेक्ट है, तो क्या पता कि अगर वो रोज़ के फ्लावर से अगर पॉलन उस पे लगा है तो क्या पता है कि वो फिर नेक्स्ट टाइम वो रोज़ फ्लावर पे ही जाकर फिर से वो नेक्टर कंज्यूम करेगा। ये पता नहीं है। अगर हवा में अगर कोई पॉलन है तो क्या पता कि अगर जो मैंगो का पॉलन है तो वो मैंगो का पेड़ पे ही जाके वो पॉलन जो है जाके वहाँ पे ही जाके गिरेगा। ये तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए स्टिग्मा पे जो है उस तरह का सिस्टम है कि वो पहचानता है। ऐसा सुने होंगे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर उसी का स्पीसीज का होता है, सेम स्पीसीज का होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। प्लांट जो है अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आएगा उसके स्टिग्मा पे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज का आएगा पॉलन तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। If it is of the right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination event, that's
देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा, ये देखिए पॉलन ट्यूब है रेड कलर का, जो देखिए पॉलन ट्यूब है, और यहाँ एम्ब्रियो सैक में इंटर कर गया। Lead to fertilization. If the pollen is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. This dialogue is mediated by chemical component of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. स्टिग्मा के पास भी ये एबिलिटी है कि वो राइट टाइप और रॉन्ग टाइप को चूज कर सके। if have a right type pollen, then he accept, and if have a wrong type pollen, then he reject. As mentioned earlier, जैसा कि पीछे बताया गया है, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. The contact of the pollen grain move into the content of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grow through the tissue of the stigma and the style and reach the ovary. You would recall that some plant pollen grain are shed at the two-cell stage. 60% of the species of plant has pollen grain two-cell stage, and more than 60%. A vegetative cell and generative cell. In such plants, the generative cell divide and form the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plant which shed pollen in the three-cell condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube, after reaching the ovary, enter the ovule through the micropyle and then enter one of the synergids through the filiform apparatus. Many recent studies have shown the filiform apparatus present in the micropylar part of the synergid guide the entry of pollen tube. ये चीज़ जो है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, हमने पिछले क्लास में बताया था कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है फिलीफॉर्म ऑपरेटस ईग ऑपरेटस के सिनर्जिड सेल में होता है। सिनर्जिड सेल में होता है, दो सिनर्जिड सेल होता है, उसमें होता है ताकि वो पॉलन ट्यूब को गाइड कर सके। ठीक है, टू सेल स्टेज में देखिए, टू सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। एंड थ्री सेल स्टेज में, थ्री सेल कंडीशन में दो मेल गैमीट होता है, दो मेल गैमीट होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। ठीक है, all these event from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि what is the pollen pistil interaction? You can say all these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. वो सारी प्रक्रिया, हिंदी में अगर आप समझना चाहते तो सारी प्रक्रिया जिसमें पॉलन का स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना और पॉलन ट्यूब का निकलने तक की प्रक्रिया को और ओव्यूल में इंटर होने तक की प्रक्रिया को साथ ही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition
recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction, even in incompatible pollination, to get desired hybrid. देखिए आज की डेट में हर चीज़ में जो है वुमेन जो है अपना मनचाहा काम करता है, तो इस चीज़ में भी पॉलिनेशन भी है जो सेल्फ है नेचर के द्वारा जो हो रहा है उसको हटाकर वो खुद का अपना जो मन चाहा जो ब्रीड है उसको वो इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। You can easily study pollen germination by testing some pollen from flowers such as peach, chickpea, crotalaria blossom, and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of microscope. You are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain. जो पॉलन का जर्मिनेशन होता है उसके लिए शुगर का होना ज़रूरी है। ठीक है, ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जेंडर टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग देखते हैं हाइब्रिड वैरायटी जो है वो क्या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से होता है। अपना जो मनचाहा पॉलन है, पॉलन जो है उसको प्लांट पे फीमेल पार्ट पे स्टिग्मा पे डालता है। is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used to pollination and the stigma is protected. A stigma is protected from contamination from unwanted pollen. हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से फार्मर जो है उसको उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस वो अपना मनचाहा जो किस्म है, मनचाहा जो प्रजाति, मनचाहा जो जनरेशन है उसको वो चूज करता है और उसको उसमें जो फीमेल पार्ट जो मेल पार्ट होता है उसको काट देता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फीमेल पार्ट को कैंची से या किसी चीज़ से काट देता है उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और फीमेल पार्ट को कवर कर देता है पेपर से ताकि उस पर अनवांटेड पॉलन है जो लैंड ना हो सके, अनवांटेड पॉलन जो है लैंड नहीं हो सके। If the female parent bear bisexual flower, removal of the anther from the flower bud before the anther deceases using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को मैच्योर होने से पहले उसको काट दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को ही, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं इमैस्कुलेशन। Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper. जैसे ये क्वेश्चन भी आता है कि बटर पेपर किस चीज़ का बना हुआ है, बैगिंग जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो बताना है बटर पेपर से। To prevent contamination of its stigma with unwanted pollen, this process is called bagging. When the stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grain collect from the anther of the male parent are dusted on the stigma and flower are rebagged and the fruit allowed to develop. देखिए पहले उस फ्लावर का मेल पार्ट को काट दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन कर दिया जाता है।
इमैस्कुलेशन करने के बाद जो फीमेल पार्ट है उसको बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है। और बटर पेपर से कवर करने के बाद जब देखता है कि जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो गया है, वो मैच्योर हो गई है, वो मैच्योर हो गया है, तो उस पर अपना जो मनचाहा पॉलन है उसको डस्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको रीबैक कर दिया जाता है, एंड देन फ्रूट अलाउड टू डेवलप। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अगर फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट है, फीमेल या मेल, तो उसका इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। No need to emasculation. The female flower bud are bagged before the flower open. When the stigma become receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए जो 3 सेल स्टेज होता है हम लोग का पॉलन में, 3 सेल स्टेज होता है, तो 2 मेल गैमीट होता है। तो 2 मेल गैमीट होता है, जब इंटर करता है ओव्यूल में, तो एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसको बोलते हैं, तो उससे बनता है जाइगोट बनता है। और एक पोलर सेल जो होता है, पोलर न्यूक्लियाई, उससे जब फर्टिलाइजेशन करता है तो बनता है क्या? पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमीट। Two male gamete into the cytoplasm of the synergid. One of the male gamete move toward the egg cell and fuses with nucleus, thus completing the syngamy. This results in the formation of the diploid cell, the zygote. The other male gamete move toward the 2 polar nuclei located in the central cell, fuse with them to produce triploid primary endosperm nucleus. पेन। देखिए इस प्रोसेस को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पोलन ट्यूब हो गया, यहाँ से आया 2 मेल गैमीट। एक देखिए यहाँ, ये देखिए जो ये एक सेल है, इससे एक जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं सिनगैमी, और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और एक जो मेल गैमीट है वो जाके मिलता है पोलर न्यूक्लियाई से, तो इससे मिलता है तो बनता है पेन। क्या बनता है? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। और 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 लेटर आफ्टर दिस जो एंटीपोडल सेल होता है और सिनर्जिड सेल होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। देखिए 2 मेल गैमीट है ना, एक देखिए एक सेल से मिल रहा है और एक पोलर न्यूक्लियाई से। देखिए 2 मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट और एक मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये देखिए फिलीफॉर्म ऑपरेटस है जो कि इसको गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब को, इधर जाना है। इधर देखिए एक सिनर्जिड सेल है और एक एग सेल है, इससे एक जाकर मिलेगा और एक इससे जाकर मिलेगा, ठीक है।
as this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed triple fusion. देखिए ट्रिपल फ्यूजन क्यों नाम रखा, ये ट्रिपल फ्यूजन है, क्यों नेमिंग हुआ, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म में पहले से 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई था और एक अभी जो मेल गैमेट है वो जाके जुड़ा तो हो गया ट्रिपल न्यूक्लियाई, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन. सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, द phenomenon is termed as double fertilization, an event unique to flowering plant. डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो ओनली इन एंजियोस्पर्म नॉट अदर, an event unique in flowering plant. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell and develop into the endosperm, while the zygote develop into embryo. Central cell after triple fusion become primary endosperm cell and develop into endosperm, while the zygote develop into an embryo. देखिए डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल है और डिजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल है. ये जाइगोट हो गया, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हुआ, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ. देखिए जाइगोट से फिर बना ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बाद बना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. देखिए ये हार्ट शेप है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो बन गया. अब देखिए पोस्ट fertilization structure and event. Following double fertilization event of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization. जैसे आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यू कैन से फॉलोइंग जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. देखिए जिस प्रकार जो भी प्रोसेस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है उस सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. इस कलेक्टिवली टर्म इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. Endosperm development proceed embryo development. Why the primary endosperm cell divide repeatedly and form a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to the free nuclei. This stage of endosperm development is called the free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occur and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei. जो आप लोग डव पीते हैं, डव जिसको बोलते हैं डव, वो जो होता है कोकोनट का जो वाटरी थिंग होता है, लिक्विड होता है, उसमें क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, लिक्विड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म लिक्विड है, उसमें थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई होता है एंड सराउंडिंग वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म होता है. एंडोस्पर्म में बी ईदर बी completely consumed by the developing embryo, pea, groundnut, bean before seed maturation, or it may persist in the mature seed, castor and coconut and be used up during seed germination. A split opens some seed of castor, pea, beans, groundnut, fruit of coconut and देखिए जिसमें
एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान ही एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट होता है उसमें एंडोस्पर्म होता है इसलिए उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और मोस्ट ऑफ द डाइकॉट होता है उसमें एंडोस्पर्म ज़्यादा नहीं होता इसलिए उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो आज का जो क्लास है यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्लास में एम्ब्रियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में एम्ब्रियो पढ़ेंगे। अगर अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है 1.4.2 से लेकर ज़्यादा नहीं है, बस सीट सिर्फ है। 2 क्लास और मान के रखिए, 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे इसको। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी बात को आप समझ पाते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से था तो मुझे भी सो कॉल्ड इंग्लिश टीचर से नहीं समझ में आता था, तो मैंने भी सेल्फ रीडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ सम टीचर, तो टीचर की मदद से इंग्लिश पढ़ना सीखा। और इसी तरह जिस तरह भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से मैं भी सीखा हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और पढ़ने के लिए सीखिए, इससे इंग्लिश रीडिंग में आपका बहुत इम्प्रूव होगा। और तो आज की बात यहीं तक अपना रखना चाहेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बायोलॉजी का टेंशन फ्री हो जाए। बायोलॉजी हमारी जिम्मेदारी है, बायोलॉजी का टेंशन फ्री हो जाइए। तो ठीक है, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल आर गुड।